प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के दूसरे लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ये है। नंबर 1 क्वेश्चन, आमीटर से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक तो ये कि आमीटर से क्या मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हो अमीटर इज यूज टू मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सही जवाब जो होगा इलेक्ट्रिक करंट, उस इलेक्ट्रिक करंट को आप टिक करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आमीटर जब भी यूज करना हो इसको किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। दोस्तों, आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाने के लिए एक काफी कम रेजिस्टेंस के वायर को गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं, जिसे शंट भी कहा जाता है। ये खुद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज शंट। शंट इज ए वायर ऑफ वेरी लेस रेजिस्टेंस व्हिच इज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, क्या सीखा कि गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाना हो तो एक काफी कम रेजिस्टेंस के वायर को गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, वोल्ट मीटर से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज कहते हैं, वह मेजर किया जाता है। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा कि वोल्ट मीटर जब भी यूज करना हो तो किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दोस्तों, वोल्ट मीटर ऑलवेज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। इसी तरह से वोल्ट मीटर से एक और क्वेश्चन पूछा था कि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस के वायर को गैल्वेनोमीटर के वायर के सीरीज में जोड़ते हैं। अब दोस्तों, ये पूछा जाए क्या केसीएल से, केसीएल किरचॉफ के 2 लॉ पढ़ा था, केसीएल केवीएल। केसीएल इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश डैश। इस तरह का सवाल होगा कि केसीएल किस लॉ का दूसरा रूप है। तो दोस्तों, केसीएल जो है आपको याद होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका सही जवाब होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। इसी तरह से केवीएल किस पे बेस्ड है। दोस्तों, केवीएल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि एक वायर को खींचकर लंबा किया जा रहा है। खींचकर लंबा, वायर इज एक्सटेंडेड या स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचकर लंबाई बढ़ाई जा रही है। तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंजिंग आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है या रेजिस्टिविटी। दोस्तों, अगर रेजिस्टिविटी है तो खींचकर चाहे आप कितना लंबा कर दें, कितना ही उसका लेंथ बढ़ जाए, डायमीटर घट जाए, रेडियस घट जाए, देयर विल बी नो एनी चेंज इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस में चेंजिंग आएगा। इसमें याद रखना कि आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ बिकम्स n टाइम्स, देन रेजिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स। इसी तरह से अगर कहा कि रेडियस या डायमीटर 1/n टाइम्स हो रहा है, श्योर है कि वायर को खींचा जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर या रेडियस घट जाएगा। अगर रेडियस या डायमीटर घट जाए तो इसकी लिए ट्रिक याद रखें कि अगर n टाइम्स घट रहे हैं तो 1/n टाइम्स हो रहे हैं इनिशियल के, तो रेजिस्टेंस विल बी n पे पावर 4 टाइम्स। जैसे ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है कि लेंथ अगर 2 टाइम्स कर दिया जाए, व्हाट विल बी आफ्टर स्ट्रेचिंग वर्ड होगा, यहाँ पे खींच कर लंबा कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं लंबाई, तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग होगा। तो इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो आंसर 4 टाइम्स, 4 गुनी पे आप टिक लगाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वायर को खींचकर लंबा कर रहे हैं और उसका रेडियस हाफ हो रहा है, डायमीटर हाफ हो रहा है, रेडियस पूछे या डायमीटर, दोनों में एक ही आंसर होगा, हाफ हो रहा है, जैसे 1/2 हो रहा है तो 2 पे पावर 4 डालें, तो 2 पे पावर 4 कितने हो गए दोस्तों, 16। तो 16 टाइम्स रेडियस रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
अगर 1/4 टाइम्स हो रहा है डायमीटर, ये नीट में पिछले साल भी पूछा गया था, अगर 1/4 टाइम्स हो जाए तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग होगा। तो 1/4 है तो 4 पे पावर 4 देंगे तो 256 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह दोस्तों पूछे जाएंगे सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हो R=R1 + R2 + R3। पैरेलल में क्या होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आप सवाल होगा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो आप किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सीरीज में पैरेलल में, तो आंसर होगा सीरीज में। इसी तरह होगा कि पैरेलल ऑर्डर में अगर आप जोड़ते हो रेजिस्टर्स को तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो उसको पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। ईएमएफ या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों चीजें दोस्तों एक ही है। तीनों का यूनिट और डायमेंशन अगर पूछा जाए तो तीनों का एक ही यूनिट होगा। ईएमएफ हो उसका भी यूनिट वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो उसका भी वोल्ट होगा, वोल्ट और पोटेंशियल हो उसका भी वोल्ट ही होगा। इसी तरह से डायमेंशन तीनों की बात करें, तीनों का जो डायमेंशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल, तीनों का डायमेंशन दोस्तों ml² T−3 I−1 कहेंगे। कभी रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा जाता है तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप कर देंगे ml² T−3 A−2 या I−2। इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे, एक सर्किट दिया जाएगा उसमें इनपुट और आउटपुट करंट दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक जो है आपको नहीं मालूम होगा, उसका मान निकालना होगा। याद रखें जितना आता है करंट उतना चला है, टोटल इनपुट बराबर टोटल आउट, उस पे स्पेस का आंसर देंगे। इसी तरह से पूछा जाता है कि स्टेज्ड वायर पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है, तो दोस्तों इससे हम लोग कई काम कर सकते हैं। किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नाप सकते हैं और किसी दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पे काम करता है। मीटर ब्रिज इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज से क्या मेजर किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मीटर ब्रिज से आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। मीटर ब्रिज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मापा जाता है मीटर ब्रिज से। अब देखिए दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अगर करंट को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो हीट प्रोड्यूस कितना टाइम्स हो जाएगा। तो दोस्तों हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला H=I² RT है, इसलिए अगर आप करंट को दोगुना करेंगे I² है तो I² है तो I पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर करें तो 4 टाइम्स हो जाएगा। इस सवाल में अगर पूछा है कि रेजिस्टेंस डबल करने से हीट प्रोड्यूस क्या होगा, तो दोस्तों R पे स्क्वायर नहीं है तो ये 2 गुना अथवा 2 गुना ही होगा। अगर टाइम को अगर 2 टाइम्स करेंगे तब ऐसे कंडीशंस में हीट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, तो दोस्तों किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें कंफ्यूजन में ना पड़ेंगे लोग, पावर मार के किलोवाट देकर के पा, जबकि किलोवाट आवर है, किलोवाट घंटा है, ये एनर्जी का यूनिट है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ सेल किस में मेजर किया जाता है, दोस्तों ये सवाल भी बार बार रिपीट होते हैं। एम्पियर आवर में मेजर किया जाता है, कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर, एम्पियर आवर में मेजर किया जाता है। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, अगर पूछा जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें टिक लगाएंगे, चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर IT होता है, I का एम्पियर हो गया, टाइम का आवर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं 1 फेराडे जो कितने वैल्यू होते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अच्छा 96,500 गुलाम होते हैं। एक सवाल व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम लोगों ने Z से डिनोट किया था, उसका SI यूनिट क्या है। दोस्तों याद कीजिए फैराडेज फर्स्ट लॉ से M बराबर ZQ था, तो Z बराबर होगा M/Q, सो SI यूनिट ऑफ Z विल बी kg पर कूलम, kg पर कूलम होगा। दोस्तों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो सवाल थे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको बताए गए। इसमें आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चंस। खूब मेहनत करें, धन्यवाद।